जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत के अंदर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं 12th के अंदर जो कृषि वर्ग के विद्यार्थी हैं राजस्थान में, जिनको अजमेर बोर्ड आरबीएससी बोर्ड का एग्जाम देना है, उनके लिए हम कृषि रसायन की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी कृषि रसायन की पहली क्लास रहने वाली है। इस क्लास पहले सबसे पहले अगर अपने कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसके महत्व की बात करते हैं। तो कृषि रसायन के अंदर अगर हमने बात करें, ये कृषि रसायन जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, कृषि रसायन है, ये हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हमें आने वाले समय में प्रिय विद्यार्थियों 2 एग्जाम टारगेट करने हैं, 2 पेपर हमें देने हैं। अच्छा, कौन कौन से 2 पेपर देने हैं? सबसे पहले अगर अपने बात करें तो वो एग्जाम हमें देना है आरबीएससी बोर्ड का एग्जाम। आरबीएससी के अंदर जो बोर्ड का एग्जाम आपका होने वाला है 12वीं क्लास का, वो एग्जाम हम देना है। और दूसरा हमें कौन सा एग्जाम देना है? जेईटी का एग्जाम देना है। जेट और सीयूटी दोनों एक साथ में, जेट लिख रहा हूं, जेट और सीयूटी आप एक साथ मान सकते हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आरबीएससी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आपके जो 56 नंबर का पेपर है उस 56 नंबर के पेपर को हम कवर करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपके 56 में से 56 नंबर आ जाए। और उसके बाद हम आपके 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल को भी हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल भी हम आपको जितने इक्विपमेंट अवेलेबल है उनके साथ करवाएंगे। अब अपने बात करते हैं जेट की। अगर आपने 12वीं के साथ जेट की तैयारी की, यानी 12वीं का जो सिलेबस है वो तो पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ आपने किसका सिलेबस पढ़ा? जेट का सिलेबस पढ़ा, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और हमारा प्रयास क्या रहेगा? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको 12वीं के साथ साथ जेट की तैयारी करवाएं। हम जो भी आपको पढ़ाएं वो जेट और सीयूटी को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ाया जाए। तो जेट के अंदर इसका महत्व क्या है? 12वीं के अंदर तो आपके 56 नंबर का पेपर यहां से आने वाला है। जेट के अंदर 10 क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा कि हमारी जो जेट का एग्जाम है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन किसके आते हैं? हमारे बायोलॉजी के। और 40 क्वेश्चन किसके आते हैं? केमिस्ट्री के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये आप सभी को एग्जाम की जो स्कीम है वो पता होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जो आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, इन 40 क्वेश्चनों में से जो 10 क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नोट आपके ये अंक नहीं है, ये आपके क्या है? आपके प्रश्न संख्या है। 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन का मतलब है आपके 40 जो नंबर है, 40 नंबर का जो मैटर है, ये 40 नंबर का जो मैटर है ये आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आपके 56 नंबर तो कवर हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ये जो 10 के 10 प्रश्न है ये आपके एग्जाम में सही हो और आपका जेट में सिलेक्शन हो। हमारे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, और 10 से 12 क्वेश्चन कौन किसके आते हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के। तो एग्रीकल्चर के 60 से 70 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आपके जेट के पेपर में आते हैं। और 60 से 70 क्वेश्चन का मतलब है आपके 240 से 310, यानी 240 से लेके 310 नंबर आपके कहां से आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं। तो उसके अंदर हम जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसके जो 10 क्वेश्चन है यानी 40 नंबर है वो आपको हम इसी के साथ कवर करवाएंगे। तो आज अपने इसकी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पहली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम आप सभी को पता है कि हमारे सिलेबस में जो इसका पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? सॉइल साइंस। आपकी जो एग्रीकल्चर का पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? मृदा, आपकी एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। और आपके जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है वो भी यही है। कौन सा? आपके मृदा निर्माण, चट्टाने एंड अपरदन, ये आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मृदा। सॉइल क्या होती है, क्या होती है मिट्टी। अगर अपने मृदा की बात करें तो आप कहोगे कि अगर एक कोई दुकान के ऊपर, मान लो किराना की दुकान के ऊपर एक दुकानदार बैठा है, उसके पूछे कि मृदा क्या है, वो कहेगा जी मेरे लिए कुछ नहीं, मृदा धूल है। अगर आप किसी से पूछोगे कि एक बिल्डिंग बनाने वाले से पूछोगे कि मृदा क्या है, वो कहेगे वो मृदा वो फर्श है जिसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाता हूं, मेरे लिए फ्लोर है। लेकिन अगर आप कृषि विज्ञान के विद्यार्थी से, किसानों से पूछोगे तो हमारे लिए मृदा ही सब कुछ है।
मृदा के बिना हम खेती नहीं कर सकते। तो अगर आप एग्रीकल्चर की भाषा में बात करोगे, आपके प्रश्न आएगा कि मृदा क्या है, सोइल क्या है, परिभाषित कीजिए। एग्रीकल्चर में भी आएगा और आपके केमिस्ट्री में भी आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोइल की, तो जो आपकी सोइल है ना, सोइल जो वर्ड है ना, जो आपको सोइल वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। सोइल जो वर्ड है कौन सा वर्ड है, ये प्रिय विद्यार्थियों लैटिन वर्ड है। सोइल एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के ये सोलम से उठाया गया है। जिस प्रकार अपने सोइल जो है वो लैटिन के कौन से उठाया गया है, सोलम। और ये सोलम का अर्थ क्या होता है, जैसे अपने अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है। जैसे अपने हिंदी में मृदा को क्या कहते हैं, अपने सोइल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉरी, हिंदी में मृदा कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं। इसी प्रकार लैटिन क्या है, एक भाषा है, और इस लैटिन भाषा में एक शब्द आता है सोलम। इसी सोलम को बदलकर हमने क्या बना दिया, सोइल बना दिया। तो इस सोलम का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस सोलम का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो उसका मीनिंग होता है फ्लोर। फ्लोर, या आपने बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बोले तो फर्श। अब हमने क्या किया, एक वर्ड उठाया सोलम, और सोलम कौन सी भाषा से उठाया, लैटिन से, और इससे हमने क्या बना दिया, सोइल। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा कि सोइल किस भाषा का शब्द है, आप कहोगे जी लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, सोलम से लिया गया है। और इस सोलम का अर्थ क्या होता है, फ्लोर। ये नहीं कहना सोलम का अर्थ कभी मृदा नहीं होता। सोलम का जो परिवर्तित रूप है ना, मॉडिफिकेशन इज सोइल, इसके परिवर्तित करके बनाया गया है, इसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है। अब वो क्वेश्चन देखा सोलम का अर्थ बताओ, और ऑप्शन में लिख दिया सोइल, नहीं, सोलम का अर्थ क्या होगा, फ्लोर। ये तो हमें सोइल शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। अगर उसने पूछ लिया कि मृदा का अर्थ बताओ, ये जो आपकी सोइल शब्द का अर्थ बताओ, फिर तो आपको लिखना है सोइल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सोलम से बना हुआ है, जिसका अर्थ फ्लोर होता है। ये आपने सोइल शब्द का अर्थ बता दिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि मृदा को परिभाषित करो, सोइल की डेफिनेशन लिखो, मृदा की परिभाषा लिखो। अगर मैं मृदा की परिभाषा की बात करूं तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से इस परिभाषा को समझना है। और मैं आपको इस परिभाषा को जब मैं समझाऊंगा, इस परिभाषा के साथ साथ मैं आपको सोइल का एक बेसिक पिलर तैयार करके दूंगा। सोइल की मैं पहली सीढ़ी आपको चढ़ना सिखाऊंगा, अपने साथ एक सीढ़ी इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं इस परिभाषा के साथ। यहां से मृदा जो साइंस है, सोइल जो केमिस्ट्री है, वो स्टार्ट हो रही है। अपने मृदा की परिभाषा की बात करें तो मृदा के अंदर परिभाषा जब आप लिखने जा रहे हो, आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो की वर्ड है, इन की वर्डों का खेल है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी मैंने आपकी क्लासें चल रही है, साथ में आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लासें चल रही है, अब आपकी बायोलॉजी यानी बॉटनी की या जूलॉजी की क्लासें आने वाली है। इन सभी क्लासों के अंदर जो मुख्य फोकस आपको वो कीवर्डों पे करना है। सारा खेल कीवर्डों का है। अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिए तो आप सब्जेक्ट को पकड़ ले जाओगे। ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है, आपको वहां पर तुक्के नहीं लगाने कि आपने पेज भर दिए, नहीं, आपको किस पे चलना है, की पॉइंट्स के ऊपर चलना है, कीवर्डों के ऊपर चलना है। तो परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कीवर्ड है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा कैसा पिंड है, प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। इसका तो आपको ये बिल्कुल समझना भी है और रटना भी है कि ये प्राकृतिक पिंड कैसे है, नेचुरल बॉडी कैसे है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है यानी नेचुरल बॉडी है। अब यहां से प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन आता है कि मृदा प्राकृतिक पिंड कैसे है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मृदा को प्राकृतिक पिंड कौन से वैज्ञानिक ने कहा था। ये कहा था वीवी डोकुचेव ने, वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव ने मृदा को क्या कहा था, प्राकृतिक पिंड कहा था। क्या है प्राकृतिक पिंड, क्या आप घर पर मृदा को बना सकते हो, क्या किसी के घर पे फैक्ट्री लगी है कि 5 किलो मिट्टी बना के लेके आओ, नहीं। मृदा का निर्माण है वो प्रकृति से होता है। कैसे होता है अभी अपने बात करेंगे। अभी परिभाषा में मैं आपको जो कीवर्ड दूंगा उन सभी में कीवर्डों में मृदा की परिभाषा है, मृदा का बेसिक है।
तो मृदा का जो निर्माण है ना वो प्रिय विद्यार्थियों प्रकृति से होता है, हम घर पर नहीं बना सकते। प्रकृति कारकों से होता है, जलवायु से होता है, चट्टानों के टूटने से होता है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो निर्माण है वो प्राकृतिक कारकों से होता है और प्रकृति से ही होता है। तो हम क्या हो गया, प्राकृतिक पिंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मृदा का जो निर्माण है वो चट्टानों के अपक्षय है। दूसरा की पॉइंट कौन सा है, मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय यानी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स चट्टानों के टूटने से होता है। अब चट्टानों के टूटने से क्या मतलब है, आपने एक नाम सुना होगा कि मिट्टी के अंदर आयरन होता है। पौधे को 17 पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो 17 पोषक तत्व में आयरन पोषक तत्व है, जिंक पोषक तत्व है, कैल्शियम पोषक तत्व है। वो ये सारे सारे पोषक तत्व कहां से आते हैं, क्या हमने कभी कैल्शियम डाला है मिट्टी में, हमने नाइट्रोजन एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। डाला तो बहुत कम मात्रा में। मैग्नीज हमने कभी नहीं डाला, जिंक नहीं डाला, कैल्शियम नहीं डाला, और भी बहुत सारे पोषक तत्व है। आप सभी को पता है कि पौधे को आपका जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए, 17। आर्नोल्ड स्टाउट के अकॉर्डिंग एक पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए, 17। क्या हम मिट्टी में 17 देते हैं, क्या नहीं देते, हम डालते हैं यूरिया और डीएपी, दो ही मिलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसका मतलब पौधे के अंदर पहले से या मिट्टी में पहले से पोषक तत्व है जो पौधा ले रहा है। और वो पोषक तत्व कहां से आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, चट्टानों से। क्यों आते हैं चट्टानों से, क्योंकि मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपक्षय से। और जब आप एग्रीकल्चर की सॉइल की बात करोगे तो चट्टानों के अपक्षय के साथ साथ यहां पर आपको कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन भी पढ़ना है। कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा, अपघटन। कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा, अपघटन। क्यों, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों, ह्यूमस। आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, और आप कार्बनिक पदार्थ में इसका महत्व समझाऊंगा कि अगर कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में नहीं है ना तो मिट्टी के अंदर कोई भी फसल आप उगा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, आप कोई भी फसल उसमें उग ही नहीं सकती। क्यों नहीं उग सकती, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है ह्यूमस। और ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस पोषक तत्वों को रोकने का काम करता है। आपने खेत में नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन को मिट्टी में रोककर कौन रखेगा, वो रखेगी ह्यूमस। और वो किससे बनेगी, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से। आपने देखा होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो बालू भूमि होती है यानी जो बड़ी मिट्टी होती है, जगह ना रेतो बोला, ठीक है, टिब्बा, उनमें उनमें क्या होता है, उनमें आपने यूरिया डाला, यूरिया डाल के पानी लगाया, पानी लगाने के बाद क्या हो गया, फसल के अंदर पीलापन आ गया, यूरिया डाला है। आप प्रैक्टिकल कर लेना, आप खेत में यूरिया डालना, आप अपने पौधे में यूरिया डालना, खेत में बालू मिट्टी होनी चाहिए, यूरिया डालना, यूरिया डालने के बाद पानी देना, और पानी के बाद वो नाइट्रोजन की कमी शो करेगा। अचंभे वाली बात है कि आप यूरिया डाल रहे हो फिर भी नाइट्रोजन की कमी आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन नहीं हुआ। जो बालू मिट्टी होती है, जो टिब्बे होते हैं, उनमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ही कम होते हैं, और कार्बनिक पदार्थ न होने की वजह से उसमें क्या होती है, ह्यूमस नहीं होती, और ह्यूमस नहीं होने की वजह से उसमें क्या होता है, उस यूरिया को रोकने की क्षमता नहीं आती। ये पूरी कहानी किस प्रकार कार्बनिक पदार्थ डाले जाते हैं, किस प्रकार उनका अपघटन होता है, हमारी जो राजस्थान की मिट्टी है उसमें क्या कमी है, क्या सुधार किया जाता है, कार्बनिक पदार्थों का क्या महत्व है, पूरा हम आने वाली क्लासों में बात करेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक अपने नहीं छेड़ सकते क्योंकि यहाँ पर अभी शुरुआत है, अभी पहली सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इन सभी टॉपिकों की बात करेंगे। ये चट्टानों को पूरा पढ़ेंगे, क्या है चट्टाने, कैसे अपक्षय होगा, पूरा पढ़ेंगे। तो पहला प्रिय विद्यार्थियों क्या हो गया, प्राकृतिक पिंड। दूसरा कौन सा हो गया, चट्टानों का अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये तो हमारे पास 3 कीवर्ड आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब क्या हो गया, इससे हमने देखो, अब हमने सिर्फ परिभाषा पढ़ी है, हमने एक लाइन बनाओ, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण
जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। अब मैं ये परिभाषा जो बोल रहा हूं ना, ये परिभाषा आपको लिखनी है, किताब में आपको नहीं मिलेगी और किताब की परिभाषाओं को आपको रटना पड़ेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो मृदा क्या एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। हमने निर्माण बता दिया, हमने मृदा की प्रकृति बता दी कि प्राकृतिक पिंड है। एक काम रह गया, कार्य। परिभाषा के अंदर हम इसका कार्य नहीं बता पाए, तो एक पॉइंट और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? क्या काम करती है भी मिट्टी? आप सभी को पता है मिट्टी क्या है, एक माध्यम है। मृदा क्या है? एक माध्यम है। और इस माध्यम के तहत क्या होगा, ये पौधे को क्या देती है? ये पौधे को पोषक तत्व देने, पोषक तत्व। कितने पोषक तत्व है प्रिय विद्यार्थियों? आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आवश्यक पोषक तत्व किसने दिए थे और सबसे अंतिम आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? पहले 16 थे और उसके बाद 1987 में, आई थिंक, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, 1987 में जो 17वां पोषक तत्व है वो कौन सा था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना इंपॉर्टेंट है। जेट में आया हुआ पर्सन बोल रहा हूं मैं। माध्यम है कि, और माध्यम में क्या प्रदान करती है? पोषक तत्व, पानी यानी जल, और यांत्रिक सहारा। अब देखो, हमने कार्य पूरे लिख दिए। यांत्रिक सहारा का मतलब क्या है? यांत्रिक सहारे का मतलब है पौधा खड़ा रहेगा। ठीक है, पानी देती है, आप सभी को पता है। पानी, हम पौधे को पानी देना है, क्या कहां डालते हैं? पानी, मिट्टी में। हमें पौधे को नाइट्रोजन देना है, कहां डालेंगे? मिट्टी में। हमें पौधे को पोटास देना है, कहां डालेंगे? मिट्टी में। यानी किस क्या प्रदान कर रही है? पोषक तत्व। अब ये जो आपके कीवर्ड है ना, ये आपको सोइल की बेसिक डेफिनेशन भी डिफाइन कर रहे हैं और ऊपर से आपको आपकी परिभाषा भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अब मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है, जो एक माध्यम है जिससे पौधा पोषक तत्व, पानी और यांत्रिक सहारा प्रदान करवाती है। तो ये हमारा क्या होगी? मृदा की परिभाषा हो गई। आप लिखना चाहे तो लिख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो चट्टानों के अपक्षय, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और यह माध्यम है जो पौधे को पोषक तत्व, पानी और यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। इससे हमने मृदा की प्रकृति देख ली, उसका निर्माण कैसे होता है वो भी हमने बड़ा बड़ा देख लिया, और हमने क्या देख लिया? इसका कार्य देख लिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल साइंस। इस परिभाषा के लिखने से आपके परीक्षा में नंबर नहीं कटेंगे, आपको इस प्रकार परिभाषाएं तैयार करनी है। ये मृदा की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद अगर अपने आगे चलते हैं, उसके बाद हम छोटी सी निगाह डालते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के ऊपर। वैज्ञानिकों से सीधे क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक वैज्ञानिकों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सोइल साइंस के जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर बात करते हैं। सोइल साइंस के अंदर साइंटिस्टों की जो सूची है वो प्रिय विद्यार्थियों ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही कम वैज्ञानिक हमें याद करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव, ये जो वीवी डोकुचेव है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये है फादर ऑफ सॉइल साइंस। वीवी डोकुचेव क्या है? फादर ऑफ सॉइल साइंस। वीवी डोकुचेव के बारे में अपने थोड़ी डिस्कशन करें। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बताता हूं, आगे याद करने में इनको आसान होगा। ये रसिया के वैज्ञानिक थे, वीवी डोकुचेव। इनका जो मकसद था, कृषि वैज्ञानिक नहीं थे ये। इन्होंने क्या किया? इनका एक, मानकर चलो कि एक एम था कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। एक चुल थी इनकी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, कौन सी चट्टानों से बनी है, प्रकृति निर्माण होने की प्रक्रिया क्या है। यानी मृदा निर्माण का और उसके वितरण का मतलब कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो सारा काम इन्होंने किया था और सबसे पहले किया था। इसीलिए फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है? फादर ऑफ सॉइल साइंस इज वीवी डोकुचेव। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, अगला क्वेश्चन कौन सा है? फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, तो वो कौन है? फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान के पितामह।
आप इसे अंग्रेजी में याद कर लो, फादर ऑफ सॉइल साइंस, JW लीथर। मैं ये नाम इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख लेना, JW लीथर, ठीक है, JW लीथर। उसके बाद एक क्वेश्चन पहले जेट में पूछा गया है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये भी पूछा गया कौन है फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, ये दोनों आपको जो क्वेश्चन है वो सिमिलर दिख रहे हैं कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की अपने बात करें तो वह JW लीथर, सॉरी JB लिमिंग, नॉट सॉरी, JB लिमिंग, JB लिमिंग मोस्ट इंपोर्टेंट वैज्ञानिक है JB लिमिंग। इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम भी दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ मिनिमम, ये भी क्वेश्चन जेट में आया हुआ है, लॉ ऑफ मिनिमम। ये आपको 12वीं के एग्जाम के हाल से हो सकता है महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन JB लिविंग फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, न्यूनतमता का सिद्धांत दिया था। उसके बाद अपने अगले कौन से हैं, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री है थॉमस वे, थॉमस वे। ये भी जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अभी मुझे कौन सा पेपर था, मतलब किस साल का पेपर था वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जेईटी के अंदर जेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है थॉमस वे। एक आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, यहां पर भी मैं लिखवा देता हूं, थॉमस ग्राहम। एक आपने नाम सुना होगा, इनसे मिलता जुलता नाम है इसीलिए मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, थॉमस ग्राहम। ये सारे नाम मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में लिख लेना, थॉमस ग्राहम। तो जो थॉमस ग्राहम है ये किसके फादर हैं, ये हैं फादर ऑफ सॉइल कोलाइड, सॉइल कोलोइड। तो सॉइल कोलोइड के फादर कौन है, थॉमस ग्राहम। तो ये आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम याद करने, सबसे पहले हमारे और सबसे महत्वपूर्ण कौन आते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस वीवी डोकुचेव, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, यहां पर इंडियन कर लेना, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस तो कौन है, JW लीथर। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट जेट के लिहाज से और CUT के लिहाज से JB लिम्बिंग। फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री आया हुआ पर्सन है, इंपॉर्टेंट PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थॉमस वे, सॉइल कोलाइड, थॉमस ग्राहम, इतने नाम आपको कम से कम याद करने हैं वैज्ञानिकों की दृष्टि से। ये हमारा मृदा के अंदर वैज्ञानिक हो गए। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है मृदा में, वो आता है मृदा की शाखाएं, मृदा की शाखाएं। पहले तो देखते हैं शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। ब्रांचेज ऑफ सोयल साइंस, क्या होता है ब्रांचेज ऑफ सोयल साइंस, जैसे अपने एग्रीकल्चर आपने पढ़ा होगा। अब एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अब एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी आती है, एग्रीकल्चर के अंदर आपको फल भी पढ़ने हैं, फूल भी पढ़ने हैं, सब्जियां भी पढ़नी है, अनाज के बारे में पढ़ना है, मृदा के बारे में भी पढ़ना है, आपको प्लांट बनेगा यानी आपको नई किस्में कैसे बनेंगी वो भी पढ़ना है, रोगों के बारे में पढ़ना है, कीटों के बारे में पढ़ना है। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो अगर कोई सब्जेक्ट बड़ा होता है तो उसे अलग अलग शाखाओं में तोड़ दिया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर को हमने तोड़ दिया कि जब अनाज के बारे में पढ़ेंगे तो एग्रोनॉमी, फलों के बारे में सब्जियों के बारे में पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर, पशुओं के बारे में पढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, वो एक शाखा हो गई। रोग के बारे में पढ़ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी, वो एक शाखा हो गई। यानी प्लांट पैथोलॉजी क्या हो गया, पौधे में लगने वाले रोग का अध्ययन क्या हो गया, प्लांट पैथोलॉजी। तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर को अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया। उसी प्रकार एग्रीकल्चर की एक शाखा क्या है, मृदा साइंस या सॉइल साइंस, और सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान की हमने आगे फिर से शाखाएं बनाई है।
क्यों बनाई है? क्योंकि मृदा विज्ञान है वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मृदा का निर्माण पढ़ना है, उसका वितरण पढ़ना है, उसकी जो मैपिंग है वो पढ़नी है, उसमें नाइट्रोजन कितना है वो पढ़ना है, पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा वो पढ़ना है। तो हमने क्या किया है, मृदा को दो भागों में विभाजित कर दिया। मृदा विज्ञान को कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में हमने मृदा विज्ञान को विभाजित कर दिया। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला भाग है पेडोलॉजी। पहला कौन सा है? पेडोलॉजी। मृदा को हमने पहला जो भाग है वो पेडोलॉजी है, और दूसरा जो भाग है वो इडेफोलॉजी। पहला है पेडोलॉजी और दूसरा जो है वो कौन सा है? इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। ये आपको अंग्रेजी में नाम याद करने हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। हालांकि इडेफोलॉजी को आपकी मृदा शास्त्र कहते हैं, पेडोलॉजी को हिंदी में पेडोलॉजी कहेंगे, इडेफोलॉजी को क्या बोलते हैं? मृदा शास्त्र। लेकिन आपको इडेफोलॉजी ही याद करना है, मृदा शास्त्र याद नहीं करना। अब अगर अपने बात करें, सबसे पहले शब्द को तोड़ते हैं। पेडो प्लस लॉजी, जहां पर लॉजी आता है वो शब्द कौन सा है? आप सभी को पता है। आप कहोगे सर ये ग्रीक वर्ड है पेडो प्लस लॉजी। पेडो का मतलब होता है सोइल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी। मृदा का अध्ययन क्या हो गया? पेडोलॉजी। एडेफो का मीनिंग भी क्या होता है? सोइल। और लॉजी का मतलब वही हो गया टू स्टडी। तो आप कहोगे सर ये क्या मजाक है, मृदा की दो शाखाएं हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में अध्ययन किसका हो रहा है? दोनों का मीनिंग क्या है? सोइल का अध्ययन, सोइल का अध्ययन। तो इसके अच्छा एक ही पढ़ लेते। ऐसा नहीं है, दोनों में अध्ययन तो मृदा का ही करेंगे, लेकिन मृदा के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। मृदा का एक अध्ययन है कि पौधे के साथ कैसे क्या संबंध है, यानी पौधा खेती होगी या नहीं होगी। एक संबंध क्या है, उसके अंदर निर्माण कैसे हुआ है, ये भी एक पौधे का मृदा का अध्ययन है। तो दोनों के अंदर अध्ययन किसका होगा? मृदा का होगा। और आपसे ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा कि पेडोलॉजी में हमने मृदा का अध्ययन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मृदा की कौन सी चीजें हम पेडोलॉजी में पढ़ेंगे और कौन सी पढ़ेंगे एडेफोलॉजी में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पेडोलॉजी की। तो पेडोलॉजी के अंदर अपने बात करें तो अगर हम पढ़ रहे हैं कि जो मृदा है उस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा का निर्माण पढ़ रहे हैं, मृदा का ओरिजिन पढ़ रहे हैं, मूल स्थान, कि मृदा का निर्माण कहां से हुआ है। पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? मृदा का निर्माण कहां हुआ है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं मृदा का वितरण, कि मृदा कहां कहां कौन सी मृदा पाई जाती है। तो अगर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी स्टडी ऑफ पेडोलॉजी। इसका मतलब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? पेडोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। उसी तरह अगर अपने बात करें कि हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी मृदा के अंदर पौधे को कैसे उगाया जाएगा, किसी भी मृदा के अंदर पौधे को कैसे उगाया जाएगा, तो पौधे के उगाने की जो तकनीक है, यानी पौधे को उगाने का मतलब क्या हो गया, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? पौधे और या पौधे का मृदा के साथ संबंध, या अपने यह कहेंगे मृदा का पौधे के साथ संबंध, पौधे के साथ संबंध। तो ये जो चीज है, अब देखो पेडोलॉजी के अंदर अध्ययन तो मिट्टी का ही हो रहा है, हम मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं कि जी मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, मृदा की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो कौन सी मृदा कहां कहां पाई जाती है, ये किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी का। अब एक कृषि विज्ञान का जो विद्यार्थी है वो कह रहा है कि मुझे ये कोई मतलब नहीं है कि मृदा कहां पर कौन सी है कैसी है, मुझे तो ये पढ़ना है कि मेरी जो ये मिट्टी है, मान लीजिए कि मिट्टी में फसल हुआ है कि कौन ही हुआ है, ये जो अध्ययन करेंगे ये क्या होगा? एडेफोलॉजी। ये कौन सा अध्ययन है? एडेफोलॉजी। तो अब प्रश्न क्या आएगा, सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर मृदा निर्माण का अध्ययन हो रहा है तो निम्न में से मृदा की वो कौन सी शाखा है, तो आप कहोगे जी ये पेडोलॉजी है। प्रश्न आएगा कि मृदा का पौधे के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी। इंग्लिश मीडियम वाले, स्टडी ऑफ द सॉइल ओरिजिन, सॉइल जेनेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, दिस इज पेडोलॉजी। एंड एडेफोलॉजी, स्टडी ऑफ द सॉइल विद रिलेशन विद प्लांट, दिस इज द एडेफोलॉजी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, वीवी डोकुचेव ने क्या किया था?
हम कहते हैं कि जो वीवी डोकुचेव थे ना, उन्होंने ये कहा था कि जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे होता है, वो रसिया के थे, कहाँ कहाँ क्या पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि पेडोलॉजी के अंदर अध्ययन किसने किया था, वीवी डोकुचेव ने। तो यहाँ पर फादर ऑफ पेडोलॉजी भी कौन है, वीवी डोकुचेव, फादर ऑफ पेडोलॉजी। अब इन्होंने मृदा के निर्माण का अध्ययन किया, इन्होंने हमें बताया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी के निर्माण की अगर अपनी बात करें तो मिट्टी के निर्माण के बारे में बताया है, किसने बताया, वीवी डोकुचेव ने। तो वीवी डोकुचेव क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ आपके प्लांट पैथोलॉजी, सॉरी प्लांट फादर ऑफ सॉइल पेडोलॉजी। उसके बाद अगला कौन सा आता है कि आपके जो फादर ऑफ पेडोलॉजी है, यानी वीवी डोकुचेव है, इन्होंने क्या कहा था मिट्टी को। अभी अपने थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको बताते हैं कि वीवी डोकुचेव जब निर्माण का अध्ययन करें तो होता है कि मृदा का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, इसीलिए क्या है, ये प्राकृतिक पिंड है। तो वीवी डोकुचेव ने मृदा को प्राकृतिक पिंड बताया है। तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, नेचुरल बॉडी। मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड, नेचुरल बॉडी है, नेचुरल बॉडी, प्राकृतिक पिंड। तो ये हमारा हो गया कि पेडोलॉजी क्या है, प्राकृतिक नेचुरल बॉडी। उसके बाद अपने बात करते हैं इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मृदा की शाखाएं। मृदा का दो शाखाओं में अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। तो इसी के साथ अपने जो सोइल साइंस का जो पहला लेक्चर है हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ सकें। आपको करना क्या है, जो भी लेक्चर आ रहे हैं इनको सही सीक्वेंस में देखते जाना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आपको इनको ध्यान से सुनना है, और उसके बाद आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। तो अगर आप इतनी चीज को फॉलो करोगे और उसके बाद आप रिविजन करोगे तो आपके जेट और सीयूटी और आपके 12th के अंदर अच्छे नंबर आएंगे, ये आप मानकर चलो। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, लगातार आपको लेक्चर देखते रहना है, या सीक्वेंस के साथ देखना है आपको लेक्चर, और जो भी लेक्चर देखना है पूरा और ध्यान से देखना है। आज के लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस में सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, इसका मीनिंग पढ़ा। परिभाषा के बाद हमने क्या पढ़े, इसके कुछ वैज्ञानिक पढ़े, हर एक वैज्ञानिक से जेट में क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इसकी शाखाएं। तो इसी के साथ हम आज की जो क्लास है वो यहीं पर अपने पूरी करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो इतना ही करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये, जैसे अपने जो इम्प्रूवमेंट है, देखो हम कितना ही प्रयास करें, कुछ भी करें, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो हमेशा बनी रहती है। तो आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी सुधार करने की जो गुंजाइश है, लैंग्वेज के अंदर, टॉपिक के बढ़ाने के अंदर, टॉपिक आपको आगे एक्सप्लेन करने के अंदर, या नए टॉपिक लेके आने में कोई आपको डाउट हो तो आप हमें जरूर अवगत कराएं, हम उसके ऊपर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी विद्यार्थी कृषि विज्ञान के हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाएं, और आगे आने वाले क्लासों के बारे में आप हमें बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर पहले क्लास लेके आए, इसके ऊपर बाद में लेके आए। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और जल्दी हम आपको हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी हमारी गाइडेंस टीम है उनसे आपको कॉन्टेक्ट करवाएंगे, जो आपको प्रॉपर रूप से जेट में सिलेक्शन के लिए गाइड करेंगे। तो इसी के साथ अपने इस क्लास को पूर्ण करते हैं यहाँ पे। तो आप अगली क्लास के लिए, जो अगली क्लास है वो, इसके बाद अगली जो क्लास है वो रहने वाली है मृदा अवयव, सोइल कंपोजिशन की। तो सभी साथियों को यहाँ पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।